नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए फ्री बिजली और पेंशन की घोषणा की है। उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में हमारी सरकार बनी तो हम बुजुर्गों को पेंशन 6,000 रुपए प्रतिमाह करेंगे, गैस सिलेंडर 500 रुपए में दिया जाएगा और दलितों और पिछड़ों को 100 गज के प्लॉट दिए जाएंगे। पिछड़े वर्ग की क्रीमी लेयर 6 लाख से बढ़कर 10 लाख रुपए की जाएगी। गरीब परिवारों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। गरीब परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त देने के बाद हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की है। ना परिवार पहचान पत्र, फैमिली आईडी, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, मतलब ऐसे पोर्टल बना रखे हैं जो पेंशन कार्ड है। 5 लाख बुजुर्गों की पेंशन कार्ड दी, 10 लाख गरीब आदमियों का राशन कार्ड काट दिया। ये सब खत्म कर देंगे हम भाई, ये बेकार चीज है। आज ये बताओ मेरी फसल मेरा ब्यौरा क्या है भाई। बारिश हो रही है, बादल गरज रहे हैं, किसान खेत में उसकी फसल तैयार हो गई, दाने बाहर लिख रहा है, वो बाट देखा पोर्टल में कब नंबर आओगा, इतने नंबर आओगा तो भीज जाएंगे सारे दाने। ये कोई तरीका है? हमारे समय में जैसे ही किसान अपना दाना निकालता था सीधा मंडी में जाता था और अपना भाव लेके घर आ जाता था। है ना, परिवार पहचान पत्र, फैमिली आईडी, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, मतलब ऐसे पोर्टल बना रखे। वह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली के लिए रवाना हुए। उन्होंने राज्य में भारी बारिश और बाढ़ से हुई तबाही का जायजा लिया। इस दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को सहायता प्रदान करने में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। नियमों के तहत, मानवीय कारणों के तहत भी सहायता दी जाएगी। मैंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से हिमाचल की जनता को यह आश्वासन दिलाया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि हर संभव मदद हिमाचल की जाएगी। कमी नहीं रखेगी जहां तक हिमाचल को सहायता देने में है, और जो नियमों के तहत मिल सकेगा वो भी देंगे, और मानवीय कारणों से भी हिमाचल को जो आवश्यक होगा वो दिया जाएगा। ये मैंने हिमाचल की जनता को सुखविंदर सिंह जी के माध्यम से आश्वासन दिलाया है, और हमने कहा है कि आप इसकी चिंता। वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मध्य प्रदेश में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि मुझे पता चला है कि मध्य प्रदेश में एक मामा है, उस मामा ने अपने भांजे भतीजियों को बहुत धोखा दिया है। आपसे कहना चाहता हूं कि आपका बेटा, भाई और चाचा आ गया है। आप मामा पर भरोसा मत करना, चाचा पर भरोसा करना। मैं आपके लिए स्कूल, कॉलेज, अस्पताल बनवाऊंगा और रोजगार के अवसर पैदा करूंगा। उस मामा ने अपने भांजे भांजियों को बहुत धोखा दिया है कि नहीं दिया है? अब उस पे भरोसा मत करना। आप सबको कहने आया हूं, आपका बेटा आ गया है, आपका भाई आ गया, आपका चाचा आ गया। मामा पे भरोसा मत करना, चाचा पे भरोसा करना। आपके बच्चों के लिए स्कूल भी बनवाऊंगा, अस्पताल भी बनवाऊंगा, आपके बच्चों के लिए रोजगार का भी इंतजाम करेंगे। दिल्ली में करके आए हैं, पंजाब में करना शुरू कर दिया, मध्य प्रदेश में अगर आप मौका देंगे तो मध्य प्रदेश में भी करके दिखाएंगे। वहीं बिहार के नालंदा में एक सभा को संबोधित करते हुए जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने पीएम मोदी पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिंह ने कहा कि अगर वे 2024 में वापस सत्ता में आ गए तो डॉक्टर BR अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान को बदलकर नरेंद्र मोदी संविधान करने वाले हैं। पीएम मोदी को बताना चाहिए कि उन्होंने पिछले 9 सालों में देश में कौन कौन से काम किए हैं। को
अपने नाम पर लिखवा। अभी देखा कुछ दिन पहले हमने 4-5 दिन पहले उनके यहाँ कोई सलाहकार है, उन्होंने कहा कि पुराने संविधान को बदल के नए संविधान को बनाने की जरूरत है। बदल अगर 2024 में फिर वो वापस आ गए तो आप एक बार जान लीजिए, पुराना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जो संविधान सभा की बनाया हुआ जो संविधान है उसको बदल कर नरेंद्र मोदी संविधान को करने वाले, इसलिए खतरनाक है और इसलिए आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण। क्या हो रहा है देश में? जब चुनाव आता है तो भावना भड़का के वोट लिया जाता है। लोक लुभावन जो नारा होता है वो नारा दिया जाता है। 2014 में आप तो बताना चाहिए ना इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि 9 साल 2014 से 2023 9 साल हो गया। इस 9 साल में इस देश में क्या क्या काम आपने किया है यह तो बताना चाहिए उनको। पूरे लोकतंत्र को अपने नाम पर लिखवा। अभी देखा कुछ दिन पहले हमने 4-5 दिन पहले उनके यहाँ कोई सलाहकार है, उन्होंने कहा कि पुराने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जब हमारा संविधान बन रहा था तभी यह व्यवस्था रखी गई थी कि जिन तत्वों से राज्य राष्ट्र की अखंडता और संप्रभुता को खतरा है उन पर कार्रवाई की जा सके। हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि जिनका भी आतंकवादी गतिविधियों से संबंध रहा है और गलत तरीकों से सरकारी नौकरियों में आए हैं, जब जब प्रमाण मिलेगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्या कहता है, भारत के संविधान का जब निर्माण हो रहा था तो 311 का जो प्रोविजन है उस समय के हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने, चाहे डॉक्टर अम्बेडकर हों, सरदार पटेल हों, सबने ये व्यवस्था रखी थी कि जिन तत्वों से स्टेट को खतरा है, जो इंटीग्रिटी के लिए खतरे हैं, उन पर कार्रवाई की जा सके और पूरे साक्ष्य के साथ कार्रवाई की गई है। और इसलिए कौन क्या कहता है ये महत्वपूर्ण नहीं है। ये मैं फिर दोहराना चाहता हूं, ये हमारे सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि जिसका भी टेरर इकोसिस्टम से संबंध रहा है, जिसने भी आतंकवाद को बढ़ाने में अपना योगदान दिया है, गलत तरीके से अगर वो सरकारी नौकरी में आया है तो जब जब प्रमाण मिलेगा, साक्ष्य मिलेगा, उन्हें निश्चित रूप से उनके खिलाफ विधिक ढंग से कार्रवाई की जाएगी। और छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में कल एक युवक ने कथित तौर पर चाकू से हमला कर दिया महिला विधायक पर। आपको बता दें कि कांग्रेस महिला विधायक इस हमले में घायल हो गई। विधायक छन्नी चंद साहू ने बताया कि वो भूमि पूजन के लिए जोधरा गांव गई थी, जहां पर 21-22 साल का एक लड़का पीछे से आया और उन पर चाकू से हमला कर दिया। उन्होंने बचाव के लिए हाथ आगे किया, जिसकी वजह से उनके हाथ में चोट आई है। एक महिला सामुदायिक भवन थी और एक अतिरिक्त कमरा जिन्होंने गांव वाले आज का डेट सरपंच और ग्रामवासी में रखे थे और आज भूमि पूजन करना था। तो आज ऐसे तो 2 बजे जाना था, लेकिन सीएम साहब का कार्यक्रम था यहाँ वर्चुअल वाला तहसील का, लेट भी हो गई। उनके बाद गई, बढ़िया गाँव वाले बढ़िया से मतलब सारी थे, भूमि पूजन किए। भूमि पूजन करने के बाद बच्चों का कार्यक्रम था, कार्यक्रम इधर चल रही थी और पीछे कोई लड़का आया, लड़का से है 21-22 साल का, और बाल पकड़े। मैं सोची कोई होंगे कि जो कोई बाल उधर पकड़े है करके। बेटा बाल पकड़े मतलब कैसा, मतलब आप पीछे मतलब अंदाज नहीं कि सामने कैसे आया। कुछ मांग होता है, कुछ ऐसा कुछ रहता है तो बात अलग है, कुछ नहीं है ना। और जस्ट पीछे उनका घर है और पीछे घर है, फिर आए पकड़े है ना। फिर वो चाकू भी पकड़े थे, चाकू तो मैं नहीं देखी थी, लेकिन अपना बचाव के लिए मैं हाथ रखी तो हाथ कलाई में चाकू से थोड़ा चोट। वहीं डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के प्रमुख गुलाम नबी आज़ाद ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने हिंदू और मुसलमानों की एकता के संबंध में बयान दिया था। कुछ दिन पहले गुलाम नबी आज़ाद के एक बयान ने विवाद खड़ा कर दिया था। उन्होंने हिंदू धर्म को इस्लाम से पुराना बताते हुए कहा कि भारत के मुसलमान हिंदुओं से कन्वर्ट हुए हैं। गुलाम नबी आज़ाद के इस बयान पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती और
जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने भी विरोध जताया था। इसके बाद गुलाम नबी आज़ाद ने इस मामले में अपनी सफाई दी। उन्होंने कहा कि उनका मतलब हिंदू मुस्लिम एकता से था। हालिया में मैंने एक तकरीर की थी जिसको पूरा रिकॉर्ड नहीं किया गया, जिसकी वजह से कुछ खदशात अवाम में पैदा हो गई। दरअसल मैं हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान इतिहाद के बारे में बोल रहा था, और मैं ये भी बोल रहा था कि कुछ लोग जो आमतौर पर कहते हैं कि मुसलमान बाहर से आए हैं, मैं उसका तर्क हमेशा देता हूँ कि ये दो चीज़ें वाजिया हैं। एक तो मुसलमान बहुत ही चंद बाहर से आए हैं, ज़्यादा तादाद मुसलमानों की हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, और न दुनिया में और न हमारे मुल्क में इस्लाम कभी भी तलवार के ज़रिए नहीं आया है, बल्कि मोहब्बत, प्यार और पैगाम के ज़रिए आया है। लेकिन बदकिस्मती से इन तमाम चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं किया गया। मैंने उसमें ये भी बताया था कि हमारे मुल्क में, हिंदुस्तान में, हिंदू धर्म बहुत पुराना है, और ये हकीकत है, क्योंकि यहाँ इस्लाम ने यहाँ जन्म नहीं लिया हमारे मुल्क में, बल्कि यहाँ इस्लाम फैला, जैसे कि दुनिया में बाकी ममालिक में इस्लाम आहिस्ता आहिस्ता कई सदियों में फैला। लेकिन इस बात को रिकॉर्ड नहीं किया जहाँ मैंने ये कहा था कि अगर इस्लाम को मजमूई तौर पर देखें तो इस्लाम दुनिया में हज़रत आदम के ज़माने से शुरू हुआ, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान थे जिनको अल्लाह ताला ने ज़मीन पे पैदा किया, और उसके बाद हज़रत आदम के ज़माने से, उसके बाद हज़रत इब्राहीम और दूसरे अंबिया जो पैदा हुए, उनके ज़माने से आज तक और इंशाअल्लाह क़यामत तक इस्लाम जिंदा रहेगा। लेकिन मैं पूरे आलम की बात अपनी मीटिंग में नहीं कर रहा था, मैं हिंदुस्तान का जिक्र कर रहा था, और उस संदर्भ में, उस सिलसिले में हिंदू धर्म को बताया कि वो सबसे पुराना धर्म है। आज जिस इस्लाम को हम मानते हैं वो दीन मोहम्मदी है, जो कि तकरीबन 1500 साल से शुरू होता है, जिसका सबूत आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबा में दीन इस्लाम को मुकम्मल होने का ऐलान किया है, जिसका जिक्र कुरान शरीफ की आयत नंबर 3 और सूरा माइदा में फरमाया गया है। हालिया में वहीं सीतापुर में जहां सरकार एक तरफ वृक्षारोपण अभियान के तहत पौधारोपण करवाने के नाम पर लाखों करोड़ों खर्च कर रही है, वहीं दूसरी तरफ लकड़हारे लगातार प्रतिबंधित पेड़ों पर आरा चलाने में लगे हुए हैं। मामला सकरन कोतवाली क्षेत्र के बिस्वा रेंज के कुंसर का है, जहां पर बेखौफ लकड़हारों ने प्रतिबंधित नीम के 7 पेड़ों को काटकर धराशायी कर दिया, लेकिन वन रेंज से संबंधित जिम्मेदार मामले से अनजान रहे। कहाँ से नीम काट गया भैया? वहीं प्रतापगढ़ में पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया है। सड़क दुर्घटना में घायल युवक को दरोगा ने कंधे पर लादकर अस्पताल पहुंचाया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है और लोग दरोगा की सराहना कर रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक फतनपुर थाना क्षेत्र के सेनापुर पेट्रोल पंप के पास स्वरूपपुर नोडेरा निवासी विजय कुमार एक युवक को अज्ञात 4 पहिया वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल सवार का पैर टूट गया और उसके पैर से रक्त स्राव होने लगा। वही सूचना पाकर फतनपुर थाने में तैनात उप निरीक्षक हरीशचंद्र चौहान मौके पर पहुंचे और घायल युवक को अपने कंधे पर उठाकर अस्पताल में भर्ती करवाया। बैटरी रिक्शा वाला लग जाओ। वहीं अवैध शस्त्र लगाकर थाने में इंस्पेक्टर से मिलने गए युवक का फोटो वायरल होने पर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक करनी सेना के अध्यक्ष योगेंद्र सिंह की लाइसेंसी पिस्टल लेकर करनी सेना का सदस्य अमित कुमार थाने पहुंचा था और इस दौरान थानेदार के साथ करनी सेना के अमित कुमार ने फोटो भी खिंचवाई। फोटो वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन की तरफ से उनके ऊपर कार्रवाई की गई।
और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला किया है। बीजेपी पर हमला बोलते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि मेरे लिए बड़ी तैयारी की जा रही है, मुझे जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। तो मुझे खुशी है कि मीटिंग बहुत शानदार रही। हम लोग मैदान उतर चुके हैं और घर घर में मैसेज जा चुका है। अभी अध्यक्ष जी कह रहे थे कि दिल्ली के नेता आगे चुनाव लड़ेंगे, तो जनता पूछेगी उनसे क्या चुनाव के बाद में जो फैसले होंगे, चाहे शिक्षा के हो, चाहे चिकित्सा के हो, चाहे सड़कों के हो, चाहे पानी के हो, बिजली के हो, चाहे और अन्य फैसले हों, क्या दिल्ली से बैठ के आप करोगे? तो कौन करेगा? अगर आपके पास में ये स्थिति नहीं है कि आप बता सको कि हमारे नेता कौन है राजस्थान के अंदर, और क्या प्रधानमंत्री के चेहरे पे इलेक्शन लड़ा जाएगा, मैं समझता हूँ ये चुनाव के पहले ही उनकी हार मानने की वाली स्थिति बन गई है। जनता इस बात का एहसास कर रही है और देखेंगे आपकी जो गुड गवर्नेंस हुई है, अनेकों मामलों में राजस्थान देश को दिशा दिखा रहा है, प्रदेश को दिशा दिखा रहा है। हमारी योजनाओं को अन्य सरकारें अपने मैनिफेस्टो में डाल रही है, अपने कैंपेन में डाल रही है। तो आप समझ सकते हो कि चाहे ओपीएस हो, चाहे राइट टू हेल्थ हो, चाहे शहरी रोजगार योजना हो या अन्य योजनाएं हो, मैं समझता हूँ कि सोशल सिक्योरिटी हो, सब मामले के अंदर राजस्थान की सरकार ने जो काम किए हैं, आज की चर्चा राजस्थान के बाहर हर राज्य में हो रही है। ये हमारी बहुत बड़ी विजय है। पूरे देश के अंदर चर्चा हो रही है राजस्थान में क्या क्या स्कीम बनी है, तो ये अपना बहुत बड़ी विजय है। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी नेतृत्व में चुनाव के मैदान में उतरने जा रहे हैं, उसमें अवश्य ही कांग्रेस भारी बहुमत से विजय होगी। और जनता माई बाप होती, मैं बार बार कहता हूँ, जनता का फैसला शुरूधारी होता है। तो जनता ने इस बार मन बना लिया है, फीडबैक जो आ रहा है कि इस बार सरकार रिपीट करेगी जनता, ये मेरा विश्वास है। कमेटी के माध्यम से जो हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी है, जिला कांग्रेस कमेटी है, उन तक भावना पहुंच जाती जनता की। कार्यकर्ता की भावना जो है कार्यकर्ता बताएंगे वहां पर सबसे बड़ी बात है इस बार जो है, राहुल गांधी जी बार बार कहते हैं कि जहाँ संभव हो वहां पर इस तरह निकाय के हैं, पंचायत राज के हैं, प्रधान हैं, प्रमुख है, जिला मेंबर्स हैं, पंचायत समिति के मेंबर हैं, या पार्षद हैं, या मेयर या सभापति हैं, वो भी क्लेम कर सकते हैं। जिनकी पॉपुलरिटी होगी वहां पर उनको अवसर मिलेंगे, जिसकी जीतने की संभावना होगी उसको प्रायोरिटी देगी प्रदेश कांग्रेस कमेटी। ये सोच राहुल जी की पहले से ही है और इस चुनाव में आगे बढ़ेगी, मैं कह सकता हूँ आपको। मापदंड क्या रहेंगे सर? 2 बार हारे हुए बुजुर्ग ज्यादा हो गए, क्या उनको भी मौका मिलेगा? यूथ को ज्यादा मौका मिलेगा? क्या मापदंड क्या है? विनिबिलिटी पहला मापदंड है, बस पहला और आखिरी मापदंड विनिबिलिटी रहेगा। चुनाव जीतने वाला बंदा होगा। कर्नाटक में भी 90 साल के नौजवान थे, वो जीत गए, चुनाव जीत गए। तो मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।